नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अध्याय फर्स्ट यानी पहला अध्याय जो कि जीव में जनन था और उसको हम 4 पार्टों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या फिर जनन। तो इस चैप्टर में हमको मुख्यतः देखना क्या है, जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं, पुष्पी पौधे यानी कि जिसमें पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको देखना है जितने पुष्पी पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन के बारे में पहले आपको पढ़ चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पौधे किसे किसे कहते हैं? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं निम्न श्रेणी के पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो हमारे आसपास पौधे होते हैं उसमें पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो हमको पुष्पी पौधों जो जितने भी आपके पुष्पी पौधे होते हैं उनमें में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या कि एक पुष्प होता क्या है और एक कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प की संरचना आखिर होती कैसी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प पुष्प यानी कि पूछा जाता है, अधिकांश से लोग पूछ लेते हैं कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प किसी भी पौधे के प्ररोह तंत्र, किसी भी पौधे के प्ररोह तंत्र का रूपांतरित जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर इसकी परिभाषा में देखें पुष्प का, तो जो पुष्प होता है, होता क्या हो कि किसी भी पौधे का वह भाग जो कि लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, किसी भी पौधे का वह भाग जो कि लैंगिक जनन प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे एक आदर्श पुष्प की संरचना। ठीक है, एक कंप्लीट फ्लावर की संरचना आखिर होती कैसी है। तो आपको पहले हम बता दें कि एक आदर्श पुष्प में 4 भाग होने चाहिए। ठीक है, एक आदर्श पुष्प हम उसी पुष्प को कहेंगे जिसमें मुख्यतः 4 भाग होना जरूरी होता है। जैसे सबसे पहला भाग क्या? कैलिक्स। ठीक है, पहला कैलिक्स, दूसरा क्या? कोरोला, तीसरा क्या? एंड्रोशियम, और चौथा क्या आपका? गैनशियम। ठीक है, एक कोई ऐसा पुष्प जिसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है, गैनशियम भी है, अगर चारों भाग हैं, प्रेजेंट हैं, तो ऐसे पुष्प को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर यानी कि आदर्श पुष्प। तो एक आदर्श पुष्प की संरचना आपके सामने बनाई गई है। इसमें देखिए सबसे नीचे जो आपका है ये थैलमस, और थैलमस के नीचे जो संरचना ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं पेडिसेल। पेडिसेल। ठीक है, तो पुष्प का जो डंठल होता है उसको हम पेडिसल बोलते हैं। उसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है? थैलमस। थैलमस यानी कि पुष्पासन, जिसपे पुष्प का जो भी भाग होता है वो टिका होता है। ठीक, और थैलमस के ऊपर ऊपर जो होता है हरे रंग की संरचना जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक, और कैलिक्स के ऊपर जो देख रहे हैं ये पुष्प का जो रंग बिरंगा भाग होता है, पंखुड़ियाँ, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। कोरोला के अंदर ये संरचना जो देख रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? स्टामेन। ठीक है, और स्टामेन के अंदर क्या पाया जाता है? कह सकते हैं कि गाइनोसियम पाया जाता है, यानी कह सकते हैं पुष्प की सबसे अंदर की ओर गाइनोसियम पाया जाता है। प्रत्येक गाइनोसियम के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर का भाग जो कि चौड़ा होता है थोड़ा सा, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के नीचे वाला भाग नलिका जैसे रहना, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और स्टाइल के नीचे वाला भाग जो कि थोड़ा सा गोला हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या भरा होता है? ओव्यूल से भरे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गाइनोसियम। किसी पुष्प का जो गाइनोसियम भाग होता है वह उसका मादा जननांग कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए ये एक फिगर है आपका है स्टामेन का। ठीक है, स्टामेन क्या होता है? ये किसी भी पुष्प का नर जननांग होता है, या फिर कह सकते हैं किसी पुष्प के नर जननांग का एक भाग होता है। अर्थात स्टामेन का जब समूह हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। अब एक स्टामेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग ये जो है इसको हम बोलते हैं एंथर। सबसे नीचे का भाग जो कि धागे से जैसे होती है, धागे जैसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट।
और एंथर फिलामेंट परस्पर जुड़े होते हैं जिस भाग को उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। इस एंथर एंथर यानी पराकोश, ठीक है। एंथर में अनेकों परागकण भरे होते हैं, तो ये क्या होगा आपका पॉलन ग्रैंड, ठीक है। तो ये एक आदर्श पुष्प की संरचना होगी, यानी कि जिस पुष्प में कैलिस, कोला, इंडोसियम, गायनोसियम चारों पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आदर्श पुष्प। अब एक आदर्श पुष्प में गायनोसियम मादा जननांग होती है, एंडोसियम यानी कि स्टामिन जो होता है वो आपका नर जननांग होता है, और कैलिस और कोला क्या होते हैं, सहायक जननांग होते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका आदर्श पुष्प की संरचना। आदर्श पुष्प की संरचना के बाद हम देखते हैं जो एंथर होता है इसका थोड़ा सा सेक्शन मतलब पार्ट, ठीक है। हम एंथर का कार्ड देखेंगे, सेक्शन देखेंगे। चलिए हम देखेंगे परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ परागकण। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक। परागकोश की संरचना देखिए, एक स्टामेन जो होता है इस प्रकार से होता है। अब इसका जो ये एंथर होता है ये क्या है, ऊपर का भाग, इसी को हम बोलते हैं एंथर, परागकोश। अब इस परागकोश को अगर हम इसका सेक्शन काट दें, ठीक है, इसका ये बीच वाला भाग अगर काट दे, काटने के बाद इसका संरचना बनाए, तो ये संरचना आपका कुछ इस प्रकार से बनेगी। चलिए, जब हम किसी भी एंथर का टीएस काटते हैं यानी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो एंथर के बीचों बीच इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। अब ये संरचना आपको तभी ऐसी दिखाई देगी जब एंथर कैसा होगा, आपका बाइलोब्ड होगा, ठीक है। एंथर दो प्रकार के होते हैं, मोनोलोब्ड और आपका डाइलोब्ड या फिर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड, ठीक है। जब आपका एंथर मोनोलोब्ड होगा तो उसमें चैम्बर केवल दो होंगे, लेकिन जब आपका एंथर बाइलोब्ड होगा तो परागकोश की संख्या कितनी हो जाएगी, परागकोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो एंथर के टीएस कार्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक कक्ष में अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। परागकोश की संरचना में जब इसका हम टीएस कार्ड काटते हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है। अभी जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं होती है इन्हीं की सहायता से आपका जो परागकण होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक परागकोश की संरचना। चलिए आगे देखते हैं हम लघु बीजाणु जन्म। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका है
लघु बीजाणु जन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अब इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या होता है? पहले जनन है। जनन मतलब क्या आपको बताया गया था? बनना यानी उत्पन्न होना। क्या बन रहे हैं आपके? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का मतलब क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि परागकणों के बनने की प्रक्रिया, परागकणों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे परागकण बन जाते हैं, ये सबको हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया कि जो जब हम परागकोश का टीएस काटते हैं, यानी कि ये देखिए, ये हमने क्या किया, उसका टीएस काटा, इसका एक लोब है। इसमें क्या होगा? आपका हाइपोडर्मल सेल होगा। ठीक है, ये क्या है? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल। ठीक है, ये आपका हाइपोडर्मल सेल है। जब आपका लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो होता क्या है? सबसे पहले जो आपका लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया शुरू होती है, तो जो हाइपोडर्मल सेल होता है, हाइपोडर्मल सेल जो होता है, यह डेवलप कर जाता है, यानी कि विकसित हो जाता है। इसमें डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, और विकास होकर के हाइपोडर्मल सेल किसमें बदल जाता है? आर्ची स्पोरियल सेल में। आर्ची स्पोरियल सेल में। ठीक है, अब आर्ची स्पोरियल जो सेल होता है, इसमें क्या होगा? विभाजन होता है। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल में विभाजन होता है, और आर्ची स्पोरियल सेल में जब विभाजन होता है, तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, आर्ची स्पोरियल सेल में जब विभाजन होता है, तो यह दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है, वो बनाता है आपका प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल। और जो दूसरा होता है, वो होता है आपका, ये हो गया प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरा जो होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेस सेल। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल होता है, इसमें डिवीजन होता है, यानी कि विभाजित होता है। इसमें विभाजन होता है, और जब विभाजन होता है, तो प्राइमरी पैराइटल सेल तीन कोशिका स्तर बनाता है। कौन कौन सी बनाता है? सबसे पहला आउटर आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा आपका मिडिल मेम्ब्रेन, जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं ट्राइपिटम। ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल विभाजन होता है, तीन प्रकार की कोशिका स्तर बनाता है, आउटर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन और ट्राइपिटम। इसके बाद देखिए, ये जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल है, इसमें क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनस जो सेल होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये विकसित होती है, और विकसित हो करके बदल जाते हैं किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल में विकसित हो जाती है, वृद्धि कर जाती है, और किसमें बदल जाता है? आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में।
अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, और विभाजन होकर क्या बनेगा, ये पॉलन ग्रेन बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, तो चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एंथर होता है इसमें क्या पाया जाता है, आपका हाइपोडर्मिक सेल। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपका हाइपोडर्मिक सेल है ये। अब हाइपोडर्मिक सेल सबसे पहले क्या करेगा, वृद्धि कर जाएगा। ठीक है, वृद्धि करने के मतलब इसकी साइज क्या हो जाएगी, अब थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब बड़ी हो जाएगी तो ये जो हाइपोडर्मिक सेल था अब किसमें बदल जाएगी, ये हो जाएगा आपका आर्चिस्पोरिल सेल। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्चिस्पोरिल सेल। अब आर्चिस्पोरिल सेल जब बन जाता है तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, जब विभाजन होगा तो इस आर्चिस्पोरिल सेल से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, अब दो प्रकार की कोशिकाएं। एक तो क्या होता है, एक क्या होता है आपका प्राइमरी पैरेटल सेल होता है, दूसरा क्या होता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी पैरेटल सेल पीपीसी। दूसरा क्या बना था आपका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल, ये क्या हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। अब देखिए जो प्राइमरी पैरेटल सेल होता है, जो प्राइमरी पैरेटल सेल है यह क्या करेगा, बाहर की ओर एक कोशिका स्तर बनाता है। ठीक है, बाहर की ओर ये पीपीसी जो है, पीपीसी प्राइमरी पैरेटल सेल बाहर की ओर एक कोशिका स्तर बनाता है। ठीक है, इसी कोशिका स्तर को हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अब एक तो आउटर मेम्ब्रेन बना, आपको पता है कि प्राइमरी पैरेटल सेल कितने प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगे, कुल 3 प्रकार की कोशिका स्तर बनाएगा। ठीक है, जब आउटर मेम्ब्रेन बन गया तो उसी के नीचे क्या होता है, मिडिल मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, उसी के नीचे बनेगा आपका मिडिल मेम्ब्रेन। मिडिल मेम्ब्रेन 3 स्तर का बनता है। ठीक है, तो ये था आपका आउटर मेम्ब्रेन। चलो इसको हम लिख दे रहे हैं अलग से सभी को। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका मिडिल मेम्ब्रेन। ठीक, अब आउटर मेम्ब्रेन और मिडिल मेम्ब्रेन जब बन गया तो अब एक कोशिका स्तर और बना है। ठीक है, जो कि प्राइमरी पैरेटल सेल से बन रहा है, वो क्या है आपका टैबिटम। टैबिटम इसके अंदर क्या बनेगा, एक स्तर टैबिटम का। ठीक है, ये हो गया आपका टैबिटम। तो इसको चलिए हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका टैबिटम। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके प्राइमरी पैरेटल सेल। अब बचा हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल, जो कि एक बचा हुआ था इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल है। माइक्रोस्पोरोजेनस सेल क्या करेगा, ठीक है, अभी तो क्या था कि माइक्रोस्पोरोजेनस सेल आर्चियोस्पोरल सेल से बना है, और क्या बना था आपका प्राइमरी पैरेटल सेल। तो माइक्रोस्पोरोजेनस सेल जो होता है उसी प्रकार से पड़ा रहता है, लेकिन जो आपका प्राइमरी पैरेटल सेल होता है ये विकास शक्ति विभाजन करता है और 3 कोशिकाओं से बनाता है, बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर मिडिल मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर आपका टैबिटम। अब जब ये स्तर बन जाता है तो आपका बचता क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल बचता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनस सेल अब क्या करेगा, विभाजन पहले क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ठीक है, अब जब वृद्धि करता है, जैसे ये है, ये क्या आपका है माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ये वृद्धि करेगी, वृद्धि करके किस में बदल जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या बना लेगा आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जब बन जाता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, कई बार विभाजन होता है। जब विभाजन होता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से भी क्या बन जाएगा आपका, कई बार विभाजन होगा, विभाजन होकर क्या बना लेगा, ये
यानी छोटे छोटे पॉलन ग्रेन। ठीक, तो ये सब क्या है आपके पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये था आपका जो पालन ग्रेन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, तो ये था आपका टोटल लघु बीजाणु जनन। फिर से देख लेते हैं लघु बीजाणु होता क्या है। सबसे पहले जो आपका परागकोश होता है, उसमें एक कोशिका पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल। जैसे ही आपका लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया शुरू होती है, हाइपोडर्मल सेल वृद्धि करता है और आर्ची स्पोरे सेल में बदल जाता है। जब आर्ची स्पोरे सेल बन जाता है, तो आर्ची स्पोरे सेल विभाजित होकर के दो अलग अलग कोशिका बनाता है। सबसे पहली कोशिका प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा आपका माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित करके, यानी किसी में आपको विभाजन होता है और ये प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के तीन कोशिका स्तर बनाता है। सबसे बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर मिडिल मेम्ब्रेन और सबसे अंदर आपका टाइपटेम। माइक्रोस्पोरोजिनस सेल जो होता है, ये विकसित करता है, विकास होता है इसमें, और किसमें बदल जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बार बार विभाजन होता है और बनाता है कि आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन गया है। जैसे ही पॉलन ग्रेन बनता है, तो इसको कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, वृद्धि करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए इसको पोषण चाहिए होता है। तो पोषण इसको कहाँ से मिलता है, देखिए जो आपका टाइपिटम होता है, ठीक, टाइपिटम जो कि आपका प्राइमरी पेराइटल सेल का एक भाग है, एक प्रकार है। तो टाइपिटम जो होता है, ये वृद्धि कर रहे पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और इसके साथ साथ जो मिडिल लेयर होता है, यह भी क्या करता है, पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करता है। यानी कि मिडिल लेयर और टाइपिटम विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लघु बीजाणु जनन। इसके बाद हम देखेंगे आगे, चल ये है आपका आगे चैप्टर में। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपका है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में सबसे पहले हम देखेंगे एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है पॉलन ग्रेन का। ठीक, सबसे पहले होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, जो परागकण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। ठीक है, परागकण क्या है, प्रकार का नर युग्मक है। अब परागकण के सबसे बाहर की जो संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाइम। ठीक, अब एग्जाइम जो होता है, उसके एग्जाइम जो होता है, ये एक दृढ़ पदार्थ है, इसको बोलते हैं स्पोरोपॉलिन। स्पोरोपॉलिन, ठीक है, जो एग्जाइम होता है, ये एक प्रकार के दृढ़ पदार्थ स्पोरोपॉलिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है, इसका जैविक अपघटन नहीं होता। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का सबसे बाहरी स्तर जो कि एग्जाइम कहलाता है, यह स्पोरोपॉलिन नामक रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसका सामान्यतः जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इस एग्जाइम के अगर हम अंदर देखें, तो एक संरचना यह कह सकते हैं, एक और होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन जो होता है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का। ठीक है, जो इंटाइन होता है, यह पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब एग्जाइन के बाहरी सतह पर, जो एग्जाइन है आपका सबसे बाहरी सतह, एग्जाइन जो कि स्पोरोपॉलिन का बना होता है, इस पर जगह जगह सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाइन है, इस प्रकार से इस पर जगह जगह सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र, यानी कि जर्मपोर। ठीक है, अब इसी जर्मपोर से क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब निकलेगा, परागनलिका निकलेगी, वो इसी जर्मपोर की सहायता से बाहर निकलती है। ठीक, तो एग्जाइन के अंदर इंटाइन होता है, जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। अब इंटाइन के अंदर पहले तो क्या होता है, इंटाइन के अंदर केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केवल पहले क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है,
लेकिन जब आपका पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो यह जो केंद्रक होता है, यह विवाहित होकर के समष्टि विभाजन करता है और दो केंद्रक बना लेता है। ठीक है, एक केंद्रक हम क्या बोलते हैं, एक केंद्रक को हम वर्धी केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, दूसरे केंद्रक क्या बोलते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि जनन केंद्रक। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, साइज में बड़े छोटे होते हैं। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये साइज में बड़ा होता है, जो जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है साइज में छोटा होता है। ठीक है, तो ये है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में सबसे बाहर की एग्जाइन होता है जो कि स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिस पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम जनन छिद्र यानी जर्मपोर कहते हैं। एग्जाइन के अंदर एक स्तर और पाया जाता है जो कि इंटाइन कहलाता है, जो कि पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। इंटाइन के अंदर दो केंद्र पाए जाते हैं, जनन केंद्रक और वर्धी केंद्रक। ठीक है, तो ये था आपका परागकण की संरचना। तो आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय 2 का पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, ये क्या आपका है, भाग 1 था। ठीक है, ये अध्याय 2 का भाग 1 था। ठीक, तो आज के लिए भाग 1 में ही, अध्याय 2 के भाग 1 में ही बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद कल मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।